एक बात डॉक्टर मधुलिका, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा, देश भर में कितने होते हैं? और संख्या जाहिर सी बात हम सब जानते हैं कि बहुत कम है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। ज़्यादातर जो थैलेसीमिक जो भी रोगी हैं वो सब के सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर ही रहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फिर वही बात आती है कि आरबीसी जिसकी उम्र, जैसे हमने रिपोर्ट में देखा, बताई गई 120 दिन, यहाँ 15-20 दिन ही रह पाती है। तो क्या खाने पीने से, खाने में कुछ परिवर्तन करने से, इन चीज़ों से भी क्या हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक ठाक रखा जा सकता है थैलेसीमिया में? नहीं, मेरे ख्याल से खाने पीने से थैलेसीमिया रोग का कोई संबंध नहीं है। पर इन जनरल कोई भी बच्चा अगर है जिसको कोई रोग है या नहीं है, हमें न्यूट्रिशन का तो ध्यान रखना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ विशेष खाना उन बच्चों को दें जिससे कि थैलेसीमिया रोग में मदद मिल सके। मे बी डॉक्टर दुबे के केवल एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आयरन की जो यहाँ बात है उसमें हम जरूर बता सकते हैं कि जो भोजन है उससे शरीर के अंदर आयरन उनका कम जाए। तो बच्चे जो खाना खाते हैं उसका यदि चाय पियेंगे तो वो उनका आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। उसके तरीके से आयरन रिच फूड जो है वो कम लें, ताकि उससे ये रहेगा कि क्योंकि शरीर के अंदर इतना आयरन उनके ऑलरेडी मौजूद है जिसकी आवश्यकता उनके लिए बाहर से आयरन लेने की जरूरत नहीं है। वरना माँ बाप को अक्सर तो मन में ये रहता है कि आयरन की चीजें दो जिससे खून बढ़े। जी, और यदि मान लो वो आयरन किलेशन थेरेपी ले रहे हैं, मतलब आयरन जो निकल रहा है वो ले रहे हैं, तो विटामिन सी की गोली साथ में ले सकते हैं, या सिट्रस फ्रूट जो मतलब खट्टे होते हैं जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, तो वो आयरन को शरीर के अंदर निकालने में सहायता करता है। एक बात और बताइए, ये बहुत बार ये चीज पढ़ने में आती है कि अंकुरित गेहूं या उसका जूस वगैरह बड़ा, ये भी बड़ा चलन में। आप मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए इस पर। जी, बीच में ये थेरेपी, ग्रास थेरेपी करके आई थी जी, और कुछ समय तक इसके ऊपर शोध भी हुआ, फिर रिसर्च की गई है, पीजीआई चंडीगढ़ में भी रिसर्च की गई है, लेकिन उसके लाभ जो देखे गए वो बहुत ही कम नंबर के बच्चों में मिले उसके लाभ, और बहुत ज़्यादा फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसलिए अब उसको कोई रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, बीच में ये जरूर आया था कि यदि मान लीजिए हम नव अंकुरित गेहूं देंगे और उसका भी चूंकि वो क्लोरोफिल होता है उसमें, और उसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन जैसा होता है हरे उसका, तो शायद उससे हीमोग्लोबिन को बेहतर रखने में मदद होगी। जी, अखबारों के साथ साथ सोशल मीडिया में इस प्रकार की जानकारी बहुत चलती रहती है, फलां बीमारी का इलाज मिल गया है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन प्रामाणिकता उसकी कभी सिद्ध नहीं हो पाती। और फिलहाल एक और हमारे दर्शक, उनका भी नाम पुनीत है, लेकिन ये है फरीदाबाद से। पुनीत जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 8 साल की, जिसको थैलेसीमिया इंटरमीडिएट डायग्नोस हुआ था, और जब 5 साल की उम्र से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन 3 हफ्ते में चल रहा है, मतलब एवरी 3 वीक्स उसको 1 यूनिट चढ़ता है। तो अब मेरा एक बेटा है डॉक्टर साहब जो 4 साल का है, और मैंने उनका मैच कराया, मतलब वो थैलेसीमिक माइनर है मेरा बेटा, और मेरी बेटी जो अब मेजर है, उनका मैच कराया तो 6x6 का मैच है। अब मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अगर जाना चाहता हूं तो पहले मेरे को मतलब कौन सा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जहां पे मैं जा सकूं, जहां पे सक्सेस रेट ज्यादा हो इसका, और अगर इसका सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद पता कैसे चलेगा कि मतलब तब तक हमें इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और हम कहेंगे कि सक्सेस है? बेटा माइनर है और बेटी इंटरमीडिया है। हाँ जी, बेटी इंटरमीडिया है, लेकिन 5 साल की उम्र से उसको ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है जी, आप में से कौन जवाब देना चाहिए? डॉक्टर बुरानी, आप बताइए। एक तो वो जो जैसे इंटरमीडिया थे अभी मेजर में चेंज हुई है, बेसिकली उसको ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ रही है। एक बार उसको एक्सप्लोर और कर सकते हैं कि ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है कि नहीं है, तो जो एक्सपर्ट्स ने देखा होगा, अगर ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत है तो हमको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसमें जो आपने पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जो शुरू में ट्रांसप्लांट शुरू हुए थे वो सीएमसी वेलोर में था, पर अभी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में थैलेसीमिया के लिए ट्रांसप्लांट होते हैं। दिल्ली में भी ऐसे 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें एक हमारा भी है, थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट होते हैं। तो आप इनमें तीनों जो भी ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा उसका कुछ पोर्शन था शायद, इन्होंने कहा कि अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद कब तक फॉलो अप रखना पड़ेगा और पता कैसे चलेगा कि सक्सेस है? ये क्वेश्चन आपने ठीक पूछा है। जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो लगभग 3 हफ्ते से 4 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, और उसके बाद भी 2 से 3 महीने तक ट्रांसप्लांट सेंटर वाली जो शहर है उसमें या उसके आसपास रहने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका केयर करने के लिए। उसके बाद जैसा फ्रिक्वेंटली वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बुलाते हैं, उस हिसाब से आपको आना होता है। जी डॉक्टर अरोड़, आप कुछ अस्पताल जो हाँ नाम उन्होंने पूछे थे कुछ अस्पतालों के, सरकारी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में है, आरआर हॉस्पिटल जो आर्मी का अस्पताल है उसके अंदर है,
और प्राइवेट में इन्होंने बताया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर है, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर है, BL कपूर अस्पताल है दिल्ली में उसके अंदर है। तो बाहर जो है बॉम्बे में इसकी सुविधा उपलब्ध है, चेन्नई में सुविधा उपलब्ध है, वेलोर में सुविधा उपलब्ध है। तो अब देश के बहुत से शहरों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। फरीदाबाद चूंकि दिल्ली के पास है तो इसलिए मैंने दिल्ली के 4-5 अस्पतालों के नाम आपको बता दिए। जी डॉक्टर अरोड़ा, ये बताइए, वापस चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन पर भी है, प्रैक्टिकली क्या दिक्कतें आपको लगती है? एक तो आपने इन्फेक्शंस की बात कही थी, उसके अलावा अगर इतने सालों तक जीवन भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई की दिक्कत, उसके बाद अगर नौकरी लगती है तो कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है और उसको मैनेज कैसे करेंगे? एक प्रॉब्लम तो आती है ग्रोथ एंड प्यूबर्टी की, क्योंकि अगर सपोज थोड़ी भी कमी रह जाए शुरू के दिनों में, क्योंकि अक्सर लोग स्टार्टिंग में इतनी केयर नहीं करते हैं, अगर ब्लड कम दिया गया हो या आयरन चिलेशन पूरा नहीं किया गया हो तो बच्चे की ग्रोथ छोटी रह जाती है या प्यूबर्टी उसको डिलेड होती है या नहीं पूरी होती। एक तो ये सिस्टम आता है, और दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि अगर मान लो सपोज आपके बच्चा पढ़ गया, सब ठीक कर गया, लेकिन अगर उसको अपने मतलब का कोर्स चाहिए, अपने मतलब का कॉलेज चाहिए, तो उसको अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो वो बाहर जाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ हर जगह ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी वजह से उसको जहाँ ऑलरेडी उसका होम टाउन है, जहाँ उसका सब कुछ सेटल्ड है, उसको मजबूरी से वहीं पर ही अपने को रखना पड़ता है, जिससे उसको पढ़ाई में थोड़ी बाधा आती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है जब आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए करते हैं। जॉब में ये होता है कि जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपने पहले बता दिया कि आपको थैलेसीमिया है तो आपके समझ लो कि इंटरव्यू के अंदर 50% तो वहीं कट ऑफ हो जाता है। लोगों में डर है। हाँ, बिल्कुल डर है। लेकिन ये है कि अगर वहां पर एंट्री के टाइम पे अगर आप नहीं बताते कि आपको थैलेसीमिया है और आपने आपको शुरू से ठीक मैनेज कर रखा है तो आपको जॉब मिल जाती है, और बाद में मालूम पड़ जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये एक चीज है। डॉक्टर दुबे, ये तो हमने बात की कि ट्रीटमेंट है, बोन मैरो में जाएंगे तो अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन जब जो कॉस्ट हमने जानी है डॉक्टर दिनेश से, वो जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा लगती है। किसी भी एक अगर मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें तो क्या फाइनेंशियल एड की बात करें या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं हो सकती हैं? दिल्ली में तो सारे सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश में अब थैलेसीमिया सेंटर बन चुके हैं, जहां पर बच्चे को खून चढ़ाना और आयरन किलेशन थेरेपी, आयरन निकालने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दोनों मुफ्त उपलब्ध हैं। MCD के अस्पताल हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अस्पताल हैं, सभी में ये सुविधा आज की तारीख में मुफ्त उपलब्ध है। हमारे अस्पताल में भी 8 से 10 बच्चे रोज आते हैं जिनको हम खून चढ़ाते हैं और शरीर से आयरन निकालने की दवाई देते हैं। तो एक तो ये सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है। दूसरा ये कि इस तरह के बच्चों के लिए बाकी और क्या जो फैसिलिटीज हैं, जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, और उनके साथ एक कोई संबंधी आ सकता है, व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए रेलवे में कंसेशन उपलब्ध है सरकार की ओर से। उसके बाद बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी बस सर्विसेज में, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में भी बच्चों को इस तरह की सुविधा दे रखी है। अन्य प्रदेशों में भी ये दवाइयाँ जो है और खून की जो चढ़ाते हैं वो सुविधा उपलब्ध है उनको। और इन माता पिता को जो इन बच्चों के ऊपर अपना खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए उनको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता है। तो इस तरह सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये तो हुआ इलाज के लिए। इसके अलावा जांच के लिए भी सब सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है, स्क्रीनिंग के लिए, और बाद में फाइनल टेस्टिंग जो कर सकते हैं उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। और उसके अलावा जब हम बात करेंगे कि इसको कैसे बचाव किया जा सकता है, जो हम आगे बात करेंगे, उसकी सुविधा भी आज की तारीख में अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में स्क्रीनिंग की बात होगी। आइए बचाव की बात अभी कर लेते हैं। जी हाँ जी, बचाव से क्यों बचें? जी डॉक्टर काबरा, बचाव के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में और बात करना ज़रूरी है। इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो थैलेसीमिया का कैरियर स्टेटस है वो बहुत कॉमन है। तो अगर हम नॉर्थ में देखें या दिल्ली में ही देखें तो 3 से 5% लोग थैलेसीमिया कैरियर हैं। तो ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर टेस्ट नहीं कराया जाएगा तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, अनलेस कि एक बच्चा पहले से ही थैलेसीमिया का पैदा हो जाए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आइडियली शादी से पहले, पर अगर वो संभव नहीं है तो एटलीस्ट शादी के बाद और पहली प्रेगनेंसी से पहले आपको अपने थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस की जानकारी हो। अगर आपके फैमिली में थैलेसीमिया है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस कराएं। हालांकि सभी को ही ये रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इतना कॉमन है कि आप थैलेसीमिया कैरियर जांच कराएं। अगर माता पिता दोनों कैरियर हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आएगा।
75% में या तो बच्चा कैरियर आएगा या नॉर्मल आएगा, जो कि प्रैक्टिकली नॉर्मल है। तो 25% चांस हर प्रेगनेंसी में है, ये बात समझनी जरूरी है जी। तो अगर हम इससे बचाव चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि थैलेसीमिया वाला बच्चा पैदा ना हो, अगर एक है तो दोबारा ना हो या पहले बार ही ना हो, तो उसके लिए आपको एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको जो जेनेटिक्स के एक्सपर्ट हैं उनके पास जाके ये पूरी प्रक्रिया ठीक से समझनी होगी। और टेस्टिंग जो प्रसव पूर्व की जा सकती है, जिसको हम एंटीनेटल टेस्टिंग कहते हैं, उसको हम अर्लीस्ट करते हैं लगभग 11 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि माता पिता का टेस्ट हो जाए, उनका कैरियर स्टेटस कंफर्म हो जाए, उनकी जेनेटिक जांच हो जाए, और लगभग 11 हफ्ते में पेट के बच्चे का एक सैंपल लिया जाता है जिसको कोरियोनिक विलस बायोप्सी कहते हैं, और उसको टेस्ट करके हम कंफर्म बता सकते हैं कि बच्चा माइनर है, नॉर्मल है या अफेक्टेड है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने जी डॉक्टर मधुलिका आपने उठाई, वो ये कि ऐसा कई बार ये संभव है कि पहला बच्चा दूसरा बच्चा बिल्कुल सामान्य है और उसके बाद जो बच्चा हो वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए ये जानना सबको बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है। ये नहीं कि एक प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया मेजर हो गया तो 25% चांस चला गया। तो बचाव के लिए सबको अपना स्टेटस जानना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा जन्म न ले तो कोरियोनिक विलस बायोप्सी लगभग 11 हफ्ते में कराई जा सकती है, जो आमतौर में ऑब्स्टेट्रिशियंस सैंपल लेते हैं और टेस्टिंग जेनेटिक लैब्स में होती है, जो बहुत सारे अस्पतालों में अभी उपलब्ध है। जी।